नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, बिना टाइम खराब किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ हम लिखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया, क्या लिखा है? शून्य कोटि अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की, शून्य कोटि अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने कल लास्ट क्लास में इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। कोटि की परिभाषा क्या होती है, आपने ये लिखा था, अगर आपको याद हो तो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक और परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के घात के योग के बराबर होता है, उसे हम कोटि कहते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कौन सी कोटि अभिक्रिया की? शून्य कोटि अभिक्रिया। पहले मैं सिंपल से लैंग्वेज में इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ, एक हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस अभिक्रिया को आगे स्टार्ट करते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें, क्या लिखा है? वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग स्थिर होता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया। अगर आप यहाँ से कुछ समझना चाहो तो यहाँ पे गौर करना कि सबसे पहली बात है शून्य कोटि अर्थात अभिकारक की सांद्रता की घात भी कितनी होगी? शून्य। हम समझेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, यहाँ से समझना अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होगा कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अब आप समझोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। ध्यान रखना, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या होता है? स्थिर होता है। आप यहाँ से इसको समझने की कोशिश करो। एक रिएक्शन बना रहा हूँ, समझना। आर से आपने क्या बनाया? उत्पाद बना, आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए अगर हमें शून्य कोटि अभिक्रिया लिखनी है तो आपने क्या लिखा? अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? समानुपाती। किसके समानुपाती? अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता क्या है आपके? आर। अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, तो यहाँ घात कितनी कर दी? शून्य। तो ये तो आपने लिखा है कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप कह सकते हो आर बराबर, समानुपाती को हटाओगे तो क्या रखना पड़ेगा आपको? स्थिरांक। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक को मैंने क्या रख दिया? K0, और यहाँ पे घात कितनी? आर। आप सुन लेना, जीरो। घात कितनी है? जीरो। किसी की भी घात अगर जीरो होती है तो उसका मान कितना होता है? एक हो जाता है। उसका मान कितना होता है? एक। तो आर के ऊपर पावर जीरो है, तो इसका मतलब आर बराबर क्या हो गया? K0। ये K0 शून्य कोटि के लिए K0 बोल सकते हो आप इसको।
तो यहाँ से अगर किसी को समझ में नहीं आया कि हमने ये कैसे लिखा, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। आपने साफ कहा है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग का मतलब आर, अभिक्रिया का वेग समानुपाती का निशान लगा दिया। किसके समानुपाती? अभिकारक की सांद्रता। तो ये अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाओगे तो स्थिरांक रखोगे, तो शून्य कोटि के लिए स्थिरांक को क्या रख दिया? K0। अब किसी भी अभिकारक की अगर घात 0 है तो इसका मतलब उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो r के ऊपर पावर 0, तो इसका मान इतना 1, तो r बराबर क्या हो गया? K। ये होती है शून्य कोटि अभिक्रिया। अब ये तो था, आपको इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक सिंपल सी लाइन हो गई कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, 0 घात के समानुपाती होता है। अब एक बात सुन लेना, कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी? आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली सभी अभिक्रियाएं। लिख देता हूं मैं यहां से, उत्प्रेरक या एंजाइम की, उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती है। क्या लिखा है? उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली सभी अभिक्रियाएं कौन सी कोटि की होती है? शून्य कोटि की होती है। अब एग्जाम में नॉर्मली क्या आता है, आपको कुछ रिएक्शन मिलेगी, उसमें आपको अभिक्रिया की कोटि पहचाननी होती है। तो अपने शून्य कोटि के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। तो एग्जाम की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH3। अमोनिया का तप्त, पीटी का क्या बोलते हैं आप? प्लेटिनम। तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना। तो अमोनिया मतलब NH3 किसकी सतह पर? प्लेटिनम पे। टेम्परेचर इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो अमोनिया के कितने अणु लिए आपने? इसमें 2 लेते हैं, तोड़ने के लिए रिएक्शन समझ लीजिए। जो NH3 होता है वो किस में टूटेगा? N2+3H2। और ये लगभग जो अभिक्रिया है वो 1130 केल्विन पे संपन्न होती है। तो अमोनिया का हमने वियोजन किया किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम की उपस्थिति में। ये तो मैंने कहा है उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया ये कहलाएगी। इसके बाद एक और अपने एग्जाम्पल में सतह दे रखा है AU। AU का मतलब क्या होता है? सोना। AU की सतह पर HI और हाइड्रोजन आयोडाइड, AU की सतह पर हाइड्रोजन आयोडाइड का ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब हम उसको क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। तो HI लिया, इस HI को किसकी सतह पर क्रिया करवाई? AU की सतह पर। HIU, HI, AU का मतलब सोने की सतह पर क्रिया करवाई, गर्म किया, तो क्या बनता है? H2+I2O2HI। तो ये 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो बिल्कुल याद होना चाहिए, माइंड में क्लियर। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको हम पॉइंट यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल क्लियर माइंड में बात कर लेना बेटा। उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में, फिर से रिपीट है, उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इसका एक एग्जाम्पल तो ये लिख दिया हमने, अमोनिया का वियोजन। यहाँ अमोनिया का वियोजन हमने कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया है? प्लेटिनम की उपस्थिति में। दूसरा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन यहाँ सोने की सतह पर, स्वर्ण की सतह पर करवाया गया। तो सीधी बात क्लियर है। आज का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो शुरुआत किया है। टॉपिक के नाम की बात करें तो टॉपिक क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, परिभाषा बिल्कुल याद हो गई। वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। तो इसको R बराबर क्या
आर बराबर समानुपाती, ये लिख दोगे, ये क्लियर है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सन जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है वो ये आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या लिखना है? समाकलित वेग समीकरण। तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, शून्य कोटि किसे कहते हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, उसके एग्जाम्पल कौन से और किसको कौन से अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। तो एक बात माइंड में फिट कर लेना, उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में यदि कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो वो कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अब देखो, अब हम इसके आगे बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने पूछा जाता है। एक बड़ा सा डेरिवेशन है, बहुत इजी है, समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके आएगी। तो देखो, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको यहाँ से लेते कि पूरा बोर्ड अपने काम में आ जाए। शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। क्या लिखा है? शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इसे हमें करना है। अब सुनो कि यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है आर, जिसे लिखते हैं, यहाँ समझे, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आर से क्या बन गया? आपका उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट पी भी लिख सकते हो। आर से क्या बन गया? उत्पाद बन गया। अब देखो, अगर इसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के अकॉर्डिंग लिखना है तो अभिक्रिया का वेग आर बराबर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग आर बराबर माइनस, केवल अभिकारक के लिए लिख रहे हैं, और परिवर्तन यदि शॉर्ट हो, परिवर्तन बहुत कम हो, देखो बड़ा परिवर्तन हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डेल्टा का। लेकिन अगर परिवर्तन छोटा हो तो हम स्मॉल डी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हम परिवर्तन ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता में, वो क्या ले रहे हैं? स्मॉल, मतलब डी के रूप में लेंगे। तो यहाँ अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला आर बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये आपने अभिक्रिया के वेग से ये फॉर्मूला सीखा था। बच्चे कंफ्यूज, आपने तो लिखा था अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। और केवल अभिकारक के लिए लिखोगे तो आर बराबर अभिकारक है तो सांद्रता में क्या आएगी? कमी, और परिवर्तन छोटा है तो क्या लिख दिया? डी आर अपॉन डी टी। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा, अब देखो यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा अब अभी आपने अभिक्रिया की कोटि के लिए बात की, तो अभिक्रिया की कोटि के लिए इसको हम क्या लिखेंगे? के नोट आर की पावर 0, के नोट आर की पावर 0। इतनी बार लिखी थी। अभी हमने सिर्फ शून्य कोटि अभिक्रिया स्टार्ट की तो मैंने क्या लिखा था? अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती को उठाओगे तो क्या रखना पड़ेगा? स्थिरांक, नियतांक। तो आर बराबर आप क्या लिख सकते हो? के 0 आर की पावर 0। तो ये आपने यहाँ लिख दिया, तो ये तीन चीज़ें आ गई। तो आर बराबर ये और आर बराबर ये होता है। तो अब किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें दो की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तीन दिए हुए हैं, तो इन तीन में से हम दो ले लेते हैं। तो ये दो हम यहाँ पे लेते हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे समझना, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या लिख रहे हैं? माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के 0 आर की पावर 0। अब सुना बेटा, मैंने अभी बात की थी कि किसी के ऊपर भी यदि पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि आर की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। तो इसको मैं से ले सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी बराबर के 0 लिख दिया।
अब देखो हम इतना तो कर सकते हैं कि इस dt को मैं किधर लेके चला जाऊं, इधर। ये जो dt है इसको हम किधर लेके चला जाऊं, इधर। देखो r की पावर जो 0 उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब k0 ले जाएगा। अब इसे dt को मैं इधर लेके जाऊं तो dr बराबर क्या हो जाएगा, देखो dr बराबर k0 dt। अब देखो इधर माइनस का निशान, अगर इसको प्लस का करोगे तो ये पूरी इक्वेशन किसकी हो जाएगी, इधर वाली माइनस की। तो इस माइनस के निशान को मैंने यहाँ कर दिया। तो अपने पास एक समीकरण आ गई, dr बराबर माइनस k0 dt या k0 बोल देते बहुत बार इसको। तो dr बराबर माइनस k0 dt। जो जीरो k के नीचे जीरो, देखो k क्या है, वेग नियतांक। k क्या है, वेग नियतांक। इस k की जब हम बात करें, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया है तो हम क्या कर देंगे, k0। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो k1। तो k0 का मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, k1 करेंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक कि ये समीकरण हो गई। अब आप लोगों ने मैथ पढ़ते हो तो एक तो होती है समाकलित समीकरण और एक होती है अवकलित। जिस समीकरण का हम समाकलन करेंगे उससे पहले वो कौन सी समीकरण कहलाती है, अवकलित समीकरण। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण लिखिए, तो वो समीकरण कौन सी होगी, ये होगी। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। इतनी सी बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि शून्य कोटि। अब देखो चाहे इसकी बात कर लो, ये कि dr बराबर क्या समीकरण आई, dr बराबर माइनस k0 dt। अब बेटा हमें क्या करना है, समीकरण 1 का हमें समाकलन करना है। 11th क्लास में मैथ पढ़ी होगी या जो फिजिक्स में पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने समाकलन सीखा होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ज़्यादा याद नहीं होता पाएगा, लंबो से निशान बनाया करें यहाँ एस, उसी को हम क्या बोलते हैं, समाकलन। तो इसका समाकलन कर दो, तो समाकलन dr बराबर, ध्यान रखना k0 क्या होता है बेटा, नियतांक। नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं होता है। k0 क्या, नियतांक। तो नियतांक या स्थिरांक होता है, उसका समाकलन नहीं होता। तो समाकलन किसका होगा, dt का। तो माइनस k0 समाकलन dt। अब ये इतना आपको आना चाहिए, आपने 11th या फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th क्लास में फिजिक्स, 11th की जो फिजिक्स पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा कि dr का समाकलन क्या होता है बेटा, r होता है। dr का समाकलन क्या होता है, r होता है। ये ऐसा का ऐसा आ गया। dt का समाकलन क्या होता है, dt। जब dt का हम समाकलन करते हैं तो साथ में आएगा t के साथ आ जाता है i क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। लिख देता हूँ मैं, i बराबर क्या है, समाकलन स्थिरांक होता है। तो यहाँ से आपकी बात क्या क्लियर आनी चाहिए कि जिनको नहीं आता वो ऐसा भी याद कर सकते हैं कि dr का समाकलन क्या होता है, r होता है, और dt का समाकलन क्या होगा, t प्लस i। इस i को हम क्या बोलते हैं, समाकलन स्थिरांक। यहाँ पर अपनी जो एनसीईआरटी बुक हो उसमें i से रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सी किताबों में इसको सीख के द्वारा, समाकलन स्थिरांक को हम किसके द्वारा लिख सकते हैं, सीख के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ समाकलन स्थिरांक i आ गया, इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें i का मान निकालना, क्या निकालना, i का मान। तो देखो यदि t बराबर 0 हो तो बेटा, t बराबर 0 होने का मतलब जहाँ अभिक्रिया प्रारंभ हो रही हो, तो जहाँ t बराबर 0 होगा वहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता होगी, जिसको मैंने r नोट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। किसके द्वारा, r नोट के द्वारा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि यदि t बराबर 0 हो तो अभिकारक की सांद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r नोट हो तो। मतलब समझना, एक तो अभिकारक जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है
उस समय अभिकारक की सांद्रता 100% होती है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। जब t बराबर 0 होगा तो अभिकारक की सांद्रता भी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R नोट के द्वारा। अब देखो समीकरण 2 में t का और R का मान रखने पर, दो समीकरण 2 में R व t का मान रखने पर, समीकरण 2 में R व t का मान रख दो तो R के स्थान पे तो क्या आ जाएगा, R नोट। R के स्थान पे तो आ गया R नोट माइनस K0 t का मान कितना हो गया, 0 प्लस I। तो K0 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब R नोट बराबर क्या आ गया, I। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से आपने I का मान निकाल लिया। I का मान क्या आ गया, R नोट। इस I के मान को अर्थात I के स्थान पे क्या लिख दो, R नोट। तो समीकरण 3 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो बेटा, तो क्या हुआ, R, ये R बराबर माइनस K0 t प्लस I के स्थान पे आपने क्या लिख दोगे, R नोट। अब देखो बेटा समझना, यहाँ से यहाँ तो क्लियर था कि इस I के स्थान पे अपने को क्या मिल गया, R नोट। तो ये R नोट मैंने यहाँ लिख दिया। अब करना क्या समझो कि माइनस K0 t को अगर इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और इस R को उधर लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको मैं से लिख रहा हूं, K0 t को मैं इधर लिख कर आया तो K0 t को मैं इधर लिख कर आया। इसके बाद R नोट, और ये R किधर चला गया, उधर। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे हो गया। इस t को कहाँ ले जा सकता हूँ मैं, नीचे। t को कहाँ ले जा सकता हूँ मैं, नीचे। तो समीकरण क्या आ जाएगी, K0 बराबर R नोट माइनस R नोट माइनस R बट्टे t। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया, समीकरण नंबर 4। अब देखो बेटा यदि R नोट प्रारंभिक सांद्रता और R जो अंतिम सांद्रता होती वो होती है, तो दोनों का अंतर आएगा। यदि हमने ये मान लिया, यदि R नोट माइनस R बराबर क्या हो, R नोट माइनस R बराबर क्या हो, X हो, तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, K नोट बराबर X अपॉन T। K नोट बराबर X अपॉन T, समीकरण नंबर 5। अब बेटा चाहे समीकरण 4 की बात कर लो या समीकरण 5, दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम ही है लिखने का तरीका। समीकरण 4 और 5 को शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। जल्दीबाजी नहीं है, एक बार फिर से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समीकरण 4 व 5 को, समीकरण 4 व 5 को शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। अब आपके हो सकता है कि इस समीकरण में कुछ कन्फ्यूजन हो, तो मैं एक बार इसको जल्दीबाजी नहीं, स्क्रीनशॉट का बिल्कुल टाइम दूंगा, एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्योंकि अभी ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या हो वो बात हुई। उसके पश्चात शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है वो डेरिवेशन है। इसके बाद होता शून्य कोटि अभिक्रिया का अदायुकाल, इसका मात्र हम उनकी बात करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको मैंने क्या नाम दिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। देखो किसी भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना होता है तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर
केवल अभिकारक की बात करें तो r बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी, और शून्य कोटि के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, K0 शून्य कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात। तो ये लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को हल करने के लिए अपने को 2 चाहिए तो 1 और 2 दोनों को यहाँ लिखा। अब देखो किसी के ऊपर पावर 0, ये नीचे 0 ऊपर 0 नहीं है, किसी के ऊपर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान हो गया 1। अब मैंने क्या किया, ये आ गया यहाँ पे, इसका मान होगा तो ये आ जाएगा। अब देखो इतना तो किया था, इस dt को किधर लेकर आ गया, यहाँ पर, और इसको प्लस का करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक समीकरण प्राप्त हो गए dr बराबर माइनस K0 dt। ये अब इस समीकरण का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समाकलन करने से पहले समीकरण कौन सी हो गई बेटा, अवकलित वेग समीकरण। तो इस समीकरण 1 को हम क्या हो सकते हैं, समीकरण 1 शून्य कोटि की अवकलित वेग समीकरण है। ध्यान रखना नॉर्मली एग्जाम में कौन से समीकरण पूछी जाती है, समाकलित, ये तो हुई अवकलित। तो हमारे पास क्या हुआ, dr बराबर माइनस K0 dt। अब देखो ये आ गया, इसका क्या कर दिया, समाकलन इस निशान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने क्या किया, dr का समाकलन करेंगे, नियतांक का कभी समाकलन होता नहीं, dt का समाकलन करेंगे। तो ये बिल्कुल बात क्लियर होना चाहिए कि dr का समाकलन क्या आता है, r आएगा, dt का समाकलन क्या आएगा, t, dt का करेंगे तो t प्लस समाकलन स्थिरांक। यहाँ हमने समाकलन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट किया है, I से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें यहाँ पर समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, हमें यह क्या ज्ञात करना है, समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो यदि t बराबर 0 जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो उस समय अभिकारक की सांद्रता भी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता। तो t बराबर 0 तो r बराबर r नोट या r0 हो गया। तो इन दोनों के मान को यहाँ रख दो, तो इसके स्थान पे तो ये मान आ गया और t के स्थान पे 0, तो ये 0 इसको गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो i बराबर क्या हो गया, i बराबर r0 या r0 बोल सकते हो आप इसको। अब इसको यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो समीकरण आपकी ये प्राप्त हो गई। अब क्या किया, माइनस K0 t को इधर लेकर आ गया, इस r को इधर, ये समीकरण आ गया, t को कहाँ रख दिया, नीचे। ये समीकरण याद रखना है, जब शून्य कोटि अभिक्रिया की कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे वहाँ पर ये समीकरण काम आएगी। या मैंने क्या किया, दोनों के अंतर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से। दोनों के अंतर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो K0 बराबर x अपॉन t। तो चाहे समीकरण नंबर 4 की बात कर लो या समीकरण नंबर 5, इन दोनों अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये 2 फॉर्मूले आपके मुंह जबानी बिल्कुल क्लिक दिमाग में होना चाहिए। जब भी शून्य कोटि बनूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, तो K0 बराबर r0 माइनस r अपॉन टी। r0 या r0 जिसको मैं कह रहा हूँ वो तो हो जाएगी आपकी प्रारंभिक सांद्रता, अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है उस समय की सांद्रता, और ये r हो जाएगी आपकी अंतिम सांद्रता। अभिकारक की लास्ट में कितनी सांद्रता बचती है, तो ये अंतिम सांद्रता। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। और इन दोनों का अंतर है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से। तो K0 बराबर x अपॉन टी। तो ये दोनों फॉर्मूले होने चाहिए। अब देखो बेटा क्या होता है, कभी कभार शून्य कोटि अभिक्रिया से आपको आरेख पूछ लिया जाता है, ग्राफ, जो आप जानते होंगे आरेख या ग्राफ। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन याद करनी है, आपकी एक समीकरण है ये r बराबर, इस इक्वेशन पे हमें ग्राफ बनानी है, r बराबर माइनस K0 t प्लस r0। जैसे ये आ गया है कि हमें ग्राफ बनाना इस समीकरण पे, तो अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ बनते हैं वो थोड़े अलग बनते हैं और काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बता रहा हूँ, अगर उसको समझ लोगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको मिटा रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो इक्वेशन क्या थी, ग्राफ बनाना है। आप में से आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर
एम एक्स प्लस सी की एक समीकरण होती है जिस पे आप किसी भी प्रकार का जो ग्राफ है वो बना सकते हो, वहाँ से आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। समझना, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको सही क्वेश्चन कि समीकरण पहले समझते, समीकरण किसकी बात कर रहा हूँ। मैथ या फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं हम, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब क्या होता है, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो आपने ये दो लाइनें देखी है, क्लियर है। समझना, समीकरण सदैव जो ग्राफ बनाया जाता है वो एक्स एक्स और वाई एक्स के मध्य बनेगा। तो जो x का मान आएगा वो तो कहाँ आएगा, नीचे, और y का मान कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब देखना विशेष बात, आपने ग्राफ में कभी कभार ऐसा देखा होगा, एक ग्राफ तो ये कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन आपकी ये आती है, तीसरी कंडीशन ये आती है ग्राफ में। अब देखो, इसमें ये ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट है, इसमें ग्राफ ये यहाँ से स्टार्ट है, इसमें ये यहाँ से स्टार्ट है। अगर c का मान 0 है, c का मान 0 है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इस 0 वाले बिंदु से। लेकिन c का कोई ना कोई मान दिया गया है तो ग्राफ यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो इसमें क्या अंतर है, इसमें ये ढाल ऊपर की तरफ है और यहाँ ढाल क्या है, नीचे। यदि m का मान पॉजिटिव है, m का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और m का मान यदि नेगेटिव है तो लाइन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। फिर से सुनना कि देखो ये तो x x वाला मान आ गया, ये y x का मान हो गया। c को हम बोलते हैं अंतःखंड, अंतःखंड का मतलब ये दूरी। अगर c का मान होगा तो ग्राफ सीधी बात तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। अब सुनना, m का मतलब होता है ढाल, क्या होता है, ढाल। अगर m का मान पॉजिटिव है तो ढाल ऊपर की तरफ, और m का मान अगर नेगेटिव है तो ढाल नीचे की तरफ। अब इस इक्वेशन को मैं आप यहाँ से समझा रहा हूँ। मैंने कौन सी इक्वेशन बताई थी आपको, ये बताई थी। इस पर हमें आरेख बनाना है, r बराबर -k0 t प्लस आर नोट, ये आपने लिखा था। अब जो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो लाइन खींच दिया। अब बताओ बेटा, यहाँ x का मान क्या है, t, y का मान क्या है, r। बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल। y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ देखो x का मान तो क्या आ गया, t, और y का मान r। इसका मतलब ये ग्राफ किसके मध्य है, t का मतलब समय और r का मतलब सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ जो ग्राफ खींचा गया वो समय और अभिकारक की सांद्रता के मध्य खींचा गया है। अब देखो c का मान क्या है, यहाँ पे आर नोट, कोई ना कोई मान है, ठीक है। m का मान क्या है, k नोट माइनस, ढाल किस में दी है, माइनस में। मैंने कहा अगर माइनस में ढाल है तो रेखा कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तो इस लाइन को हमने यहाँ पे खींच दिया। अब देखो, तो ये इतना जो अंतःखंड है वो कौन सा आपका, आर नोट, और इसकी ये जो ढाल है, क्या है ये ढाल, वो ढाल क्या हो गई, -k नोट। तो ये इसका क्या बन गया, आरेख बन गया। तो आरेख के लिए अभी और भी आगे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने जो आरेख बनाया वो कैसे बना। आपने एक समीकरण ली थी, r बराबर -k नोट t प्लस आर नोट। तो जब भी आरेख बनाना हो तो समीकरण क्या याद रखनी थी अपने को, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये x हो गया, ये y हो गया। c का मान, ये अंतःखंड होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आर नोट हो गया। नेगेटिव है तो ढाल नीचे की तरफ, ये इसका आरेख हो गया। तो यहाँ आरेख किसके मध्य बनाया है, समय तथा सांद्रता के मध्य आपने ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आरेख बनाया है। तो यहाँ पर चाहो तो आप एक लाइन ले सकते हो कि शून्य कोटि अभिक्रिया, क्या लिखा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता का समय के साथ, सांद्रता का, ये सांद्रता हो गई और टी क्या हो गया, समय, सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन का आरेख, के साथ परिवर्तन का
आरेख। क्लियर है? तो ये कभी इस प्रकार के आरेख पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछूं, K0 को क्या बोलते हो? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K0 का मात्रक। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अलग से लिखाया था जब हमने वेग नियम दर नियम पढ़ा था, तो वहाँ शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक लिखा था। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपके पास समीकरण क्या था याद हो तो, K0 बराबर x/t, x/t। x किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को, और t किसको रिप्रेजेंट करता है? समय को। अब देखो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो अगर K0 के मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। सेकेंड को ऊपर लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब क्या समझ में आया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या हो गया? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये मैंने शुरुआत में भी करवाया था आपको, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए। एक तो ये, और एक हमने इस समीकरण पे ये आरेख किस प्रकार से बनाया है। अभी बेटा क्लास काफ़ी लंबी है, समाप्त होने वाली नहीं है, तो ये दोनों हैं, इन पे क्वेश्चन अच्छे आ जाते। इसके बाद एक टॉपिक इसका छोटा सा और रह गया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। अब इनके न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लास्ट में आगे। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, तो पहले बात करेंगे अर्ध आयु काल क्या है, फिर शून्य कोटि के लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो हम आगे बात करें कि ये तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। वो क्या था? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गो तो एक बार कमेंट्स में लिख दो मात्रक, थोड़ा सा तभी एक्टिव हो जाओ। बैठे बैठे अब देखो बात करें, अब अगला जो शब्द आता है वो समझो, अर्ध आयु काल या अर्धायु। ये शब्द आपको लिखा मिलेगा, अर्ध आयु काल या अर्धायु। इसको लिखने का तरीका होता है टी के नीचे 1/2, समय का आधा, टी हाफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टी हाफ अर्ध आयु काल। पहले तो आप समझा कि अर्ध आयु काल क्या होता है, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे और फिर शून्य कोटि के लिए बात करेंगे। एक अभिकारक से आप क्या बनाते हो? उत्पाद बनाते हो। तो अभिकारक की जो शुरू में सांद्रता होती है जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा किस में बदल दिया? उत्पाद में। मतलब आधो बच गया हुआ और आधो खत्म हो गया हुआ है। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में जो समय लगता है उस समय को हम क्या बोलते हैं? अर्धायु काल या अर्धायु, जिसको किससे लिखा जाता है? टी हाफ से या टी 1/2 से। तो क्या लिख सकते हैं कि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय, अर्धायु या अर्धायु काल
कहलाता है। इको मतलब अभिकारक आदो तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए और आदो अपना कन शेष रह जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय आपका क्या कहलाएगा, अर्धायु कहलाता है या अर्धायु काल कहलाता है। अब अपना बात क्या है, हमें बात करनी है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो देखो यहाँ हम बात करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल टी हाफ लिखेंगे। अब बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया की आपने समीकरण क्या लिखी थी, अगर आपको याद हो तो समाकलित वेग समीकरण क्या था आपका, के नोट बराबर आर नोट माइनस आर बराबर टी, के नोट बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी, ये समीकरण हमने लिखा था। तो अब इस समीकरण पर, तो समीकरण ये थी। अब देखो बेटा यहाँ से दो बातें आपके और क्लियर करते हैं। तो यदि समय t बराबर, हमें समय कौन सा ज्ञात करना है, अर्धायु काल, अर्थात समय क्या होना चाहिए, टी हाफ। यदि t बराबर टी हाफ हो तो अभिकारक की बची हुई जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, क्योंकि आधा तो उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो आधा शेष रह गया। तो R का मान है वो कितना होना चाहिए, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो अगर हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात करना तो T बराबर क्या लिखना पड़ेगा, टी हाफ, और R बराबर क्या लिखेंगे, R नोट बट्टा 2। मान लिख दो समीकरण एक में, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में क्या रख दिया, मान, तो K0 बराबर R नोट माइनस, इस R के स्थान पे क्या आएगा, R नोट बट्टे 2, और T के स्थान पे क्या आ गया, T हाफ। अब ये बढ़ा के, तो T हाफ को इधर ले गया, K0 को इधर ला दिया, तो T हाफ बराबर K0, ये आ गया। अब देखो बेटा ये R नोट एक है और ये आधा है, R नोट बटे 2, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। तो अगर आप R नोट माइनस R नोट अपॉन 2 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, R नोट बटे 2 बचेगा। अब सीधी बात है, ये 2 कहाँ आ जाएगा, कहाँ से 2 को नीचे, तो T हाफ बराबर R नोट बटे 2 के, T हाफ बराबर क्या गया, R नोट बटे 2 के। ये क्या आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहाँ से एक बात तो समझ, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है R समानुपाती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता R नोट सामने प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती और उसके वेग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल या अर्धायु बोल सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक या वेग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है या होता है। तो ये बातें थी। अब 1 मिनट, क्लास काफ़ी लंबी थी। सबसे पहले टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, अर्धायु काल या अर्धायु टी हाफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो लाइन एक ही याद करनी थी, क्या
कि ये एक समय होता है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आया? बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला टी हाफ बराबर आर नोट बट्टा 2K। टी हाफ बराबर आर नोट बट्टा 2K, अर्थात जो अर्ध आयुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के तो समानुपाती और वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज की इस क्लास में काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिर से बात, सबसे पहले हमने बात की शून्य कोटि अभिक्रिया किसे होती है, फिर शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण की बात की, उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, फिर उसका ग्राफ, फिर उसका मात्रक, फिर शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो इतनी बातें की, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर शून्य कोटि या प्रथम कोटि, दो तीन शून्य कोटि और प्रथम कोटि, इन दोनों में से एक अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली पूछ ली जाती है। तो दोनों को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अभी तक आपने इस चैप्टर की अगर पहले वाली क्लास से अटेंड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।